सुनो ना सिद्धार्थ, वो क्या है ना, बैंक में 10 लाख जमा हो गए। सोच रही हूँ खुद के लिए कोई सोने के गहने ले लूं। हाँ हाँ मैनेजर साहिबा, आप तो कमाने वाली लेडी मैनेजर है। लेकिन इस गरीब का भी ख्याल रख लो। काफी दिन से एक ब्रेसलेट पसंद किया है, वही दिला दो। सोनल का पति उसके पैसे अक्सर किसी न किसी बहाने से ले लिया करता, लेकिन इसका सोनल को कभी एहसास ही नहीं था। देखिए माँ जी, साथ रहना है तो कुछ न कुछ तो देना होगा ना। माना बेटी का घर है, लेकिन खर्चा कम नहीं है हम लोगों के घर का भी। लेकिन बेटा मैं अभागी कहाँ से पैसे दूंगी? मेरे पास तो पति की थोड़ी बहुत बस पेंशन का सहारा है। हाँ तो उसी में से हमें भी सहारा दे दो ना थोड़ा। पास खड़ा सिद्धार्थ कुछ नहीं कहता। माँ समझ जाती है कि बेटा भी पत्नी की बात से सहमत है। वो क्या करती बेचारी। देखो बेटा, मैं तो सुबह से शाम तक तुम्हारे बच्चे को संभाल रही हूँ, नहाना खिलाना सुलाना सब कुछ। हाँ तो माँ जी, मैं भी ऑफिस में काम कर रही हूँ, घर के लिए तो कर रही हूँ सब कुछ। बेटा काम तो मैं भी कर रही हूँ, और बुढ़ापे में ये सब करना आसान थोड़ी है। मेरी भी तो कुछ जरूरत है। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर मुझे पोते को देखना है तो मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। 20,000 महीने के दे दो। क्या 20,000 अपनी पोते के लिए? हाँ बेटा, मैं भी तो अपना खर्चा देखूं। दवाइयाँ लेनी है, अपने लिए कुछ खरीदना हो तो पेंशन में तो बस गुजारा होता है। मम्मी सही कह रही है सोनल, इतना काम कर रही है वो, और तुम तो ओवर टाइम भी करती हो, पैसा तो आ ही रहे ना। अच्छा ठीक है, 20,000 ही सही, लेकिन काम ढंग से करना होगा। बच्चा हमेशा तैयार मिलना चाहिए। हाँ बेटा करूंगी ना, बस तुम पैसे टाइम पे दे देना। सोनल मन ही मन सोचती है, चलो कोई बात नहीं, ओवर टाइम से ये निकल जाएगा और घर पर बच्चा संभल तो रहा है। देखा सोनल कितनी अच्छी है मम्मी, समझदारी से बात कर रही है। हाँ हाँ समझ गई मैं। अब तुम दोनों मिलकर मुझे लूटोगे क्या? अरे नहीं बेटा, लूटना नहीं, बस अपना हक मांग रही हूँ। मैं भी तो काम कर रही हूँ ना। सोनल सोचती है चलो कम से कम बच्चा तो संभल रहा है, वरना क्रैश में तो और ज्यादा खर्चा होता। ये सोचकर वो मान जाती है और अगले दिन से ओवर टाइम करना शुरू कर देती है। सोनल का फोन बजता है, स्क्रीन पर मम्मी लिखा आता है। हाँ मम्मी बोलो। बेटा कैसी है तू, खाना पीना ठीक से कर रही है ना? हाँ मम्मी सब ठीक है। बोलो क्या बात है? बेटा वो तेरे भाई की बात करनी थी। राहुल की? क्या हुआ उसे? अरे बेटा उसके कॉलेज की फीस का टाइम आ गया है ना, 50,000 चाहिए। 50,000? अभी पिछली बार तो भेजे थे। हाँ बेटा, लेकिन वो तो हॉस्टल का था, अब फीस अलग से मांग रहे हैं। और बेटा तू भूल गई क्या, तेरी पढ़ाई के लिए हमने अपनी जमीन बेच दी थी। हाँ मम्मी वो सब मुझे याद है। और तेरी शादी में भी तो सारा पैसा लगा दिया हमने। अब तो तू अच्छा कमा रही है, बैंक में मैनेजर है, तो अपने भाई की मदद कर ही सकती है ना। लेकिन मम्मी मेरे भी तो खर्चे हैं, बच्चा है, घर है। बेटा समझना, राहुल की पढ़ाई बीच में छूट गई तो वो तेरा भाई है, अगर पढ़ाई पूरी नहीं हुई तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अच्छा ठीक है मम्मी, भेज दूंगी। सच बेटा, भगवान तेरा भला करे, तू हमारी लाडो है। हाँ हाँ, अब रखती हूँ मम्मी, ऑफिस में काम है। फोन काटने के बाद सोनल सोचती है, सबको मुझसे ही पैसे चाहिए, मैं एटीएम मशीन हूं क्या? लेकिन भाई की पढ़ाई का सोचकर वो मान जाती है। सोचती है कि और ज्यादा ओवर टाइम करनी पड़ेगी, शायद कोई एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट भी ले ले। सिद्धार्थ कमरे में आता है। तुम्हारी मम्मी का फोन था क्या? सब ठीक तो है ना? हाँ, वो राहुल की फीस के लिए पैसे मांग रही थी। पता नहीं क्यों मेरे ही पीछे पड़ी रहती है, ऊपर से इमोशनल ड्रामा। लग रहा है इस बार फिर चपटा लगेगा 50,000 का फी में। अरे नहीं नहीं सोनल, ये नहीं हो सकता। क्यों, क्या हुआ? आप देखो हम लोग पहले से इतना खर्चा कर रहे हैं, मम्मी को 20,000, घर का खर्चा, बच्चे का, और अब तुम्हारे भाई की फीस। यार बात तो सही बोल रहे हो, लेकिन क्या करे, जमीन बेचने का इमोशनल ड्रामा शुरू कर दिया। मैं तो खुद तंग आ चुकी हूँ। हाँ तो उन्होंने अपनी मर्जी से की होगी, अब तुम्हारा फर्ज नहीं बनता। और वैसे भी मुझे एक नया लैपटॉप चाहिए ऑफिस के काम के लिए, 50,000 का। तुम्हें लैपटॉप चाहिए? अरे हाँ बहुत जरूरी है। तो सोचो, या तो भाई की फीस या मेरा लैपटॉप। सोनल चुप हो जाती है, वो समझ नहीं पाती क्या करे। देखो सोनल, मैं तुम्हारा पति हूँ तो पहला हक मेरा बनता है, समझी? शाम को सोनल ऑफिस चली जाती है। सिद्धार्थ अपनी माँ के पास जाता है। मम्मी सुनो ना। हाँ बेटा बोल। आपको पता है सोनल अपने मायके में 50,000 भेजने वाली थी। क्या, अपने मायके में? और हमें 20,000 देने में नखरा है? हाँ मम्मी, मैंने रोक दिया उसे, कहा मुझे लैपटॉप चाहिए। अच्छा किया बेटा, ये बहू है ना, शादी के बाद भी मायके वालों को ही याद करती है, अपने घर वालों का क्या। सही कहा मम्मी आपने, वैसे आपका 20,000 वाला आइडिया बहुत बढ़िया था। धन्यवाद बेटा, जो जैसा करता है ना उसके साथ वैसा ही होना चाहिए।
वो अपने मायके में पैसे बांटेगी तो हम क्यों ना ले उससे? बिल्कुल सही मम्मी, आप बहुत स्मार्ट हो। और सुन बेटा, अगली बार कुछ और मांगना है तो बता देना, मैं आइडिया दूंगी। सोनल अपने मायके वालों को हमेशा से ही थोड़ा नीची नजर से देखती थी। जब से उसकी अच्छी नौकरी लगी थी और दिल्ली में सेटल हुई थी, तब से तो और भी ज्यादा। एक दिन उसकी माँ फिर फोन करती है। सोनल बेटा, कैसी है? हाँ मम्मी ठीक हूँ, बोलो क्या बात है? बेटा, राहुल की बात करनी थी। अब क्या हुआ, फिर से पैसे चाहिए? नहीं बेटा, वो राहुल को कॉलेज से निकाल दिया। क्या? क्यों? फीस नहीं भर पाए ना बेटा, 3 महीने से पेंडिंग थी। कॉलेज वालों ने बहुत कहा, लेकिन तो मुझे क्या करना है इसमें? मैंने तो पहले ही मना कर दिया था। अरे बेटा, तू तो अच्छा कमा रही है, थोड़ा सा। मम्मी प्लीज, मेरे अपने खर्चे हैं। और वैसे भी आप लोगों ने कभी कुछ सोचा था? जमीन बेचकर पैसे उड़ा दिए, कोई प्लानिंग नहीं। बेटा, वो तेरी पढ़ाई के लिए था, तेरी शादी के लिए था। हाँ तो मैंने मांगा था क्या? मैं तो खुद पढ़ाई पूरी करके नौकरी कर लेती, छोटी शादी हो जाती। लेकिन नहीं, आप लोगों को तो दिखावा करना था। माँ चुप हो जाती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। ठीक है बेटा, तू परेशान ना हो, हम देख लेंगे। सोनल बिना कुछ कहे फोन काट देती है। कुछ दिन बाद उसके पिता का फोन आता है। बेटा, राहुल ने एक छोटी सी जॉब ज्वाइन कर ली है किसी दुकान पर। अच्छा, ठीक ही तो है, कम से कम कुछ तो कर रहा है। बेटा, वो भी 19 साल का है, पढ़ाई पूरी होनी चाहिए थी। अब जिंदगी भर ऐसे ही छोटी मोटी नौकरी करेगा। अरे तो मैं क्या करूं? मैं तो पहले ही इतना सबके लिए कर रही हूँ। कोई बात नहीं बेटा, भगवान सबका भला करे। फोन कटने के बाद भी सोनल को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने काम में लगी रहती है। शाम को सिद्धार्थ पूछता है, तुम्हारे घर से फोन आया था? हाँ, राहुल की कॉलेज से छुट्टी हो गई, अब दुकान पर काम कर रहा है। अच्छा किया तुमने, वरना वो लोग तो तुम्हें खोखला कर देते। गरीब लोग ना होते ही ऐसे, हमेशा पैसे मांगते रहते हैं। हाँ, मैं भी यही सोचती हूँ, मेरी मेहनत की कमाई है, मैं जिसे चाहूँ तो। सिद्धार्थ मुस्कुराता है। बिल्कुल सही। वैसे मुझे ना एक नई घड़ी पसंद आई है 15,000 की। ठीक है, ले लेना। सोनल सिद्धार्थ को जवाब देकर करवट बदलकर सो जाती है। उसे अपने भाई या मायके की कोई फिक्र नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ राहुल अपने माता पिता के साथ बैठा था। पापा, मुझे अपना काम करना है, छोटी सी दुकान खोलनी है कपड़ों की। अरे लेकिन बेटा, पैसे कहाँ से आएंगे? हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं। हाँ बेटा, सब तेरी बहन की पढ़ाई और शादी में चला गया। मुझे पता है मम्मी, लेकिन मैं कुछ करना चाहता हूँ अपनी जिंदगी में। एक ही रास्ता है बेटा, ये घर बेच दे। जो पैसा आएगा उससे तेरी दुकान खुल जाएगी और हम लोग किराए के मकान में शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन ये घर? अब इस उम्र में घर से क्या करना है, बेटे का भविष्य ज्यादा जरूरी है। थैंक यू पापा, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। किसी तरह सोनल को ये खबर लग जाती है। उसके एक दूर के रिश्तेदार ने फोन करके बता दिया। अगले ही दिन सोनल अपने मायके पहुंच जाती है। ये क्या सुन रही हूँ मैं? घर बेचने की सोच रहे हैं आप लोग? हाँ बेटा, राहुल को दुकान खोलनी है, उसका भविष्य। और मेरा क्या? वो घर आधा मेरा भी है, मैं भी तो आप लोगों की बेटी हूँ। बेटा, तुझे तो सब कुछ मिल गया, अच्छी नौकरी, अच्छा घर। तो प्रॉपर्टी में मेरा भी हक बनता है, कानून के हिसाब से आधा हिस्सा मेरा है। दीदी, ये आप क्या कह रही हैं? आपको तो सब कुछ दे दिया इन लोगों ने, अब मेरे लिए भी कुछ। मैंने मांगा था क्या? और तुम्हारे लिए सब कुछ है ना हमेशा। पहले जमीन बेची, अब घर बेचोगी, और मुझे कुछ नहीं। दीदी प्लीज इतनी जालिम मत बनिए, ये मम्मी पापा का घर है, उन्हें जो करना है करने दीजिए। जालिम? हाँ, मैं जालिम हूँ? देखो राहुल, कानून कहता है कि माता पिता की संपत्ति पर बेटे और बेटी दोनों का बराबर हक है, तो मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। लेकिन बेटा, हमने इतना कुछ दिया तुझे, पढ़ाई, शादी। हाँ तो वो आपकी मर्जी थी, मैंने नहीं कहा था। लेकिन अब जो प्रॉपर्टी है उस पे मेरा हक है, नहीं तो मैं कोर्ट जाऊंगी। राहुल गुस्से में फट पड़ता है। ले लो दीदी, ले जाओ सब कुछ, खा जाओ सब कुछ। मम्मी पापा को सड़क पर छोड़ दो, मुझे भीख मांगने के लिए छोड़ दो, बस अपना पेट भरो। अरे मैं अपना हक मांग रही हूँ राहुल, ड्रामा मत करो। ड्रामा? आप अपने भाई का भविष्य बर्बाद कर रही है और मैं ड्रामा कर रहा हूँ? माँ रोने लगती है। हे भगवान, ये क्या दिन देखने पड़ रहा है। मम्मी रोना बंद करो, मुझे मेरा हिस्सा दो, बाकी जो मर्जी करना। ले लो दीदी, सब ले लो, जाओ यहाँ से और दोबारा मत आना इस घर में। घर बिक जाता है। सोनल को 15 लाख का चेक मिलता है। वो खुश होकर दिल्ली लौट आती है। देखो सिद्धार्थ, 15 लाख का चेक, मेरा हिस्सा। वाह, बहुत बढ़िया, तुमने सही किया जो अपना हक लिया। हाँ, अब मैं इससे कुछ अच्छा इन्वेस्टमेंट करूंगी। अरे सुनो ना सोनल, एक बात है। हाँ बोलो।
मेरी एक दोस्त के पास ना एक फ्लैट है, बेचना चाहता है। बहुत अच्छी लोकेशन में, द्वारका में। 18 लाख का है। 18 लाख? लेकिन मेरे पास तो 15 ही है। तो बाकी 3 लाख मैं अपनी तरफ से लगा दूंगा, लेकिन फ्लैट मेरे नाम पर होगा, क्योंकि होम लोन मेरे नाम पर ही मिलेगा ना। लेकिन देखो सोनल, हम पति पत्नी है, मेरा तेरा क्या है। और फ्लैट खरीदना बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। किराए पर लगा देंगे, महीने के 20,000 आएंगे, वो भी तो तुम्हारे ही होंगे। ठीक है, चलो ले लेते हैं। ग्रेट, मैं कल ही पेपर वर्क शुरू करवाता हूँ। फ्लैट सिद्धार्थ के नाम पर खरीद लिया जाता है। सोनल के 15 लाख पूरे लग जाते हैं। कुछ दिन बाद शाम को सिद्धार्थ अपनी माँ के पास बैठा है। मम्मी, काम हो गया। क्या बेटा? फ्लैट मेरे नाम पर आ गया, सोनल के 15 लाख में। वाह बेटा, बहुत बढ़िया। और तुमने कितना लगाया? अरे कुछ नहीं मम्मी, बस यही बोला कि 3 लाख मैं लगाऊंगा, लेकिन असल में मैंने डेवलपर से बात करके 18 की जगह 15 में ही ले लिया। शाबाश बेटा, बिल्कुल उल्लू बना दिया उसे। और अब तो फ्लैट मेरे नाम पर है। कल को अगर कुछ हुआ भी तो भी वो कुछ नहीं कर पाएगी। तूने तो कमाल कर दिया बेटा। वो अपने मायके वालों को लूटने गई थी और तूने उसे ही लूट लिया। मम्मी, आप ही ने तो सिखाया है। आपकी बहू बनने के लिए थोड़ा तो टैक्स लगेगा ना। बिल्कुल सही। और वो भी कितनी घमंड करती है अपनी कमाई पर। अब देखते हैं कैसे घमंड करती है। अब धीरे धीरे उसकी सारी कमाई यहीं आएगी, मेरे पास। और मेरे पास भी बेटा, बोलना मत, 20,000 महीने के। अरे हाँ मम्मी, वो तो आपका फिक्स्ड है। दोनों माँ बेटा खुश होकर हंसते हैं। उन्हें सोनल की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। सोनल की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी हर कमाई सिद्धार्थ और सास के हाथों में चली जाती। उसके पास 1 रुपया भी नहीं बचता था। एक दिन सोनल ऑफिस से थकी हारी घर आती है। सिद्धार्थ, मुझे कुछ पैसे चाहिए, ऑफिस के लिए कुछ कपड़े लेने हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, बाद में देखते हैं। अरे लेकिन मेरी सैलरी तो आई है, कहाँ गए पैसे? अरे वो तो घर का खर्चा, मम्मी का पैसा, EMI, उन सब में चले गए। लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचता। अरे तो मैं क्या करूं, इतना खर्चा है। चुपचाप रहो अब। सोनल दुखी मन से चुप हो जाती है। उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा था। उसी रात सास और सिद्धार्थ कमरे में बात कर रहे थे। सुन बेटा, एक बात करनी है। हाँ मम्मी, बोलो। मेरी एक सहेली है ना, उसकी बेटी के लिए लड़का ढूंढ रही थी। तो मैंने तेरी बात की उससे। क्या? अरे लेकिन मम्मी, मेरी तो शादी हो चुकी है। हाँ तो मैंने बोल दिया तेरा तलाक हो गया है। लड़की बहुत अच्छी है बेटा, MNC में काम करती है, लाखों कमाती है। और दहेज? दहेज की तो बात ही मत कर। 50 लाख कैश, गाड़ी, सोने के गहने सब देंगे। सिद्धार्थ की आंखें चमक जाती है। सच मम्मी? हाँ बेटा, सोच ना, इस सोनल से तो कुछ मिला नहीं, उल्टा उसके नखरे सहने पड़ता है। और ये नई लड़की, कितना पैसा है उसके पास। लेकिन तलाक कैसे लूंगा, सोनल मानेगी नहीं। अरे बेटा, तू तो समझदार है, कोई बहाना बना, बोल दे कि रिश्ता नहीं चल रहा, और अगर नहीं मानती तो उसकी जिंदगी नरक बना दे, खुद ही तलाक मांगने लगेगी। मम्मी, आप ना बहुत तेज हो। अरे बेटा, मुनाफे की बात है, जितना सोनल से लिया उससे 10 गुना इस नई शादी में मिलेगा, और नई बीवी भी तेरे काबू में रहेगी। ठीक है मम्मी, मैं कल ही सोनल से बात करता हूँ। अगले दिन शाम को सिद्धार्थ सोनल के सामने जाता है। सोनल, हमें बात करनी है। हाँ बोलो ना। देखो, हमारे बीच रिश्ता अब काम नहीं कर रहा। मुझे लगता है हमें अलग हो जाना चाहिए। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तलाक चाहता हूँ सोनल, मैं खुश नहीं हूँ इस शादी में। अरे लेकिन अचानक ये सब, बच्चा है हमारा। बच्चा मेरे पास रहेगा, तुम चली जाओ यहाँ से। सोनल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सिद्धार्थ प्लीज ऐसा मत करो। मेरा फैसला फाइनल है, या तो खुद से तलाक ले लो, या फिर मैं तुम्हारी जिंदगी इतनी मुश्किल बना दूंगा कि तुम खुद भाग जाओगी यहाँ से। पीछे से सास की आवाज आती है। बिल्कुल सही कहा बेटे ने, अब यहाँ तेरा काम खत्म हो गया, चल निकल यहाँ से। सोनल रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। अगले दिन सोनल सिद्धार्थ के सामने खड़ी हो जाती है। ठीक है, तलाक दे दो, लेकिन जो मेरे पैसे हैं, मेरी जायदाद है, वो सब मुझे वापस चाहिए। सिद्धार्थ हंसने लगता है। कौन से पैसे, कौन सी जायदाद? वो फ्लैट जो मैंने 15 लाख में खरीदा था। अरे वो तो मेरे नाम पर है, देखो पेपर, सिद्धार्थ शर्मा। कहीं भी तुम्हारा नाम है नहीं ना? लेकिन वो पैसे मेरे थे। प्रूफ है तुम्हारे पास? कोई रसीद, कोई कागज? नहीं ना? तो चुपचाप चली जाओ यहाँ से। मेरी सैलरी, मेरी सेविंग्स।
अरे बेटा वो सब तो घर के खर्चे में गए, रसीदें हैं सबकी मेरे पास। तुझे एक पैसा नहीं मिल सकता बेटा, भूल जा। और मेरा बच्चा? बच्चा मेरे पास रहेगा, अगर चाहिए तो कोर्ट जाओ, लेकिन कोर्ट केस के लिए लाखों रुपए लगेंगे, है तुम्हारे पास? सोनल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके पास 1 रुपया भी नहीं था। 3 महीने बाद तलाक हो जाता है। सोनल खाली हाथ अपने एक छोटे से बैग के साथ घर से निकल जाती है। उसके पास बच्चे की कस्टडी के लिए कोर्ट जाने के भी पैसे नहीं थे। कहीं जाने की जगह न होने पर सोनल अपने मायके पहुंच जाती है और दरवाजा खटखटाती है। राहुल दरवाजा खोलता है। दीदी? सोनल रोते हुए अंदर आती है। क्या हुआ बेटा? मम्मी मेरा तलाक हो गया, सब कुछ छीन लिया उन लोगों ने। अब याद आया हमारा घर? जब अपना सब कुछ लूट लिया तब आई हो हमारे घर? तूने हमारा घर बिछवाया, भाई की जिंदगी बर्बाद करती और अब खुद बर्बाद होकर यहाँ आ गई। मम्मी मुझे माफ कर दो, मैं गलत थी। गलत? अरे तू तो जालिम थी, जालिम, अपने ही खून को लूटा। तभी राहुल बीच में बोलता है। बस करो मम्मी पापा, हो गया जो होना था। अब दीदी यहाँ है तो यहीं रहेगी। लेकिन बेटा इससे तेरे साथ। मम्मी जो हुआ सो हुआ। दीदी मेरी बहन है और मैं अपनी कमाई से आप दोनों को खिला सकता हूँ, तो अपनी बहन को क्यों नहीं? सोनल शर्मिंदगी से सिर झुका लेती है। उसे अपनी सारी गलतियां याद आ जाती है। राहुल मुझे माफ कर दे, मैं बहुत गलत थी। मैं चुप रहो दीदी, रोना बंद करो। बताओ क्या हुआ पूरी बात। सोनल सब कुछ बताती है, अपने पति की चालाकी, सास की साजिश और अपने बच्चे की कस्टडी के बारे में। दीदी आप चिंता मत करो, मैंने अपनी दुकान से अच्छा कमाना शुरू कर दिया है। बच्चे की कस्टडी के लिए लीगल फाइट करेंगे, मैं आपके साथ हूँ। सोनल फूट फूट कर रोने लगती है। मैं कितनी बुरी इंसान थी, तुमसे तुम्हारा हक छीना और तुम अब भी। दीदी आप मेरी बहन हो, खून का रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। जो लोग पैसे के लिए रिश्ते तोड़ देते हैं उनका अंजाम तो आपने देख ही लिया। माँ भी रोने लगती है और सोनल को गले लगा लेती है। सोनल को समझ में आ गया था कि असली रिश्ते पैसों से नहीं दिल से बनते हैं, और जिनको उसने गरीब समझकर धुतकारा था वही आज उसका सहारा बने थे। सावित्री की तबीयत कुछ दिनों से खराब चल रही होती है। दीक्षा सावित्री को लेकर बहुत चिंतित रहती है। माँ चलो मैं तुम्हें खाना खिला देती हूँ। दीक्षा सावित्री को अपने हाथों से खाना खिलाती है और फिर उसे दवाई खिलाती है। अब दवाई खाने का मन नहीं करता, कितनी दवाइयाँ खाऊंगी, अब तो बस मन करता है जल्दी यहाँ से चली जाऊं। दीक्षा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सावित्री के मुंह पर अपना हाथ रख देती है। ऐसा मत कहो माँ, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी, तुम्हारे सिवा मेरा और है ही कौन। तू चिंता क्यों करती है दीक्षा, तारक है ना, बड़ा भाई पिता के समान होता है। तारक तुझे अपनी छोटी बहन नहीं बल्कि बेटी की तरह प्यार करता है। तेरे बाद तारक तेरा पूरा ख्याल रखेगा। तारक के होते हुए तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। नियति भी तुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करती है। माँ मैं जानती हूँ कि भैया मेरा पूरा ख्याल रखेंगे, लेकिन तुम जानती हो कि तुम मेरे लिए क्या हो। पिताजी के जाने के बाद तुमने मुझे और भैया को माँ और पिता दोनों का प्यार दिया है, लेकिन अगर तुम भी मुझे छोड़कर चली गई तो मैं किसके सहारे जीऊंगी। दीक्षा बेटी, अब तारक और नियति ही तेरे माता पिता हैं। तू तारक का साथ कभी मत छोड़ना, तो उनकी हर बात मानना। ठीक है माँ, अब तुम आराम करो। दीक्षा सावित्री के पैर दबाने लगती है। थोड़ी देर के बाद सावित्री को नींद आ जाती है। माँ को चैन की नींद सोते हुए देखकर कितना सुकून मिलता है। बस भगवान जी आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि मेरा ये सुकून कभी मत छीनना। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन सावित्री हमेशा के लिए सबसे दूर चली जाती है। दीक्षा को अब केवल उसके बड़े भाई तारक और भाभी नियति का ही सहारा था। माँ की दी हुई सीख दीक्षा ने गांठ बांध ली थी। दीक्षा को लगने लगा था कि बड़े भाई तारक के रूप में उसके सर पर पिता का छत्र छाया है, लेकिन दीक्षा नहीं जानती थी कि ये सिर्फ उसकी गलत फहमी है। सावित्री के जाते ही दीक्षा की ओर से धीरे धीरे तारक और नियति का व्यवहार बदलने लगता है। एक दिन दीक्षा जब सुबह नाश्ते के टेबल पर आती है तो देखती है कि नियति और तारक वहां नहीं थे। शायद भैया भाभी ने आज जल्दी नाश्ता कर लिया होगा। वो अपना नाश्ता लेने रसोई में जाती है, लेकिन वहां तो कुछ भी नहीं था। सारे बर्तन खाली पड़े थे। देखने से तो ऐसा लग रहा है जैसे भाभी ने नाश्ता बनाया था। पराठों की खुशबू भी आ रही है, तो नाश्ता कहाँ गया? दीक्षा अपने भाई के कमरे में जाती है तो देखती है कि तारक और नियति अपने बेडरूम में नाश्ता कर रहे होते हैं। भाभी आपने मेरा नाश्ता नहीं बनाया?
दीक्षा, मैंने सिर्फ अपना और तारा का नाश्ता बनाया था। तुम अपना नाश्ता खुद बना लो और किचन में जा रही हो तो हमारे लिए कॉफी भी बना देना। दीक्षा को नियति की ये बात बहुत अजीब लगती है। भाभी ने ऐसा क्यों किया? हो सकता है आज उनकी तबीयत ठीक नहीं होगी। कोई बात नहीं, मैं अपना नाश्ता खुद बना लूंगी। दीक्षा किचन में जाकर अपने लिए नाश्ता और अपने भाई भाभी के लिए कॉफी बनाती है। दीक्षा नाश्ता कर ही रही होती है कि तभी नियति उससे कहती है, दीक्षा, नाश्ते के बाद दोपहर का खाना भी बना लेना। ठीक है भाभी। नाश्ते के बाद दीक्षा सबके लिए दोपहर का खाना बनाती है, लेकिन रात में जब नियति खाना बनाती है तो सिर्फ अपने और तारक के लिए। दोनों खाना खाते हैं और दीक्षा से पूछते तक नहीं है। भैया भाभी ने खाना भी खा लिया और मुझे पूछा तक नहीं। कोई बात नहीं, मैं मैगी बनाकर खा लेती हूँ। दूसरे दिन नियति घर में काम करने वाली नौकरानी को काम से हटा देती है। दीक्षा जब सुबह सोकर उठती है, दीक्षा, घर की साफ सफाई कर लेना और किचन में जूठे बर्तन रखे हैं उन्हें धो लेना। क्यों, आज सरिता काम पर नहीं आई है क्या? सरिता को मैंने काम से हटा दिया है। 5,000 रुपए क्यों बर्बाद करने हैं? तुम सारा दिन आराम करने के अलावा और करती ही क्या हो? थोड़े बहुत काम कर लिया करो। दिन गुजरते हैं। दीक्षा घर के सारे काम करने लगती है। वो जब खाना बनाती तो सबके लिए, लेकिन जब नियति खाना बनाती तो सिर्फ तारक और अपने लिए। दीक्षा की पढ़ाई भी जारी थी। दीक्षा की परीक्षाएं नजदीक आने वाली थी। वो रात में पढ़ाई कर रही होती है और तभी नियति को आवाज लगाती है, भाभी, जरा मेरे लिए 1 कप चाय बना देना। लेकिन नियति कोई जवाब नहीं देती है। दीक्षा नियति को फिर से आवाज लगाती है, भाभी, मेरे लिए 1 कप चाय बना देना। दीक्षा, अपना काम खुद करना सीखो, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। ऐसी बात नहीं है भाभी, मैं अपना काम खुद करती हूँ। मेरी परीक्षाएं आने वाली हैं, देर रात तक जाकर पढ़ाई करूंगी, इसलिए मैंने बस 1 कप चाय बनाने के लिए कहा था। अपनी चाय तुम खुद बना लो। और ये क्या, तुमने अपना कमरा कितना गंदा रखा है। कल तुम अपना कमरा और पूरे घर की सफाई करोगी। लेकिन भाभी, मेरी परीक्षाएं। दीक्षा, नियति ने कह दिया ना कि तुम्हें कल घर की सफाई करनी है, तो बहस मत करो। तुम्हें इस घर में रहना है तो जो नियति कहती है वो करना होगा। दीक्षा को सावित्री की याद आ जाती है। जब उसकी परीक्षाएं होती थी तो सावित्री उसे घर का कोई काम करने नहीं देती थी और उसे रातों में चाय कॉफी बनाकर दिया करती थी। घर में दीक्षा के हालात धीरे धीरे और बिगड़ने लगते हैं। एक सुबह जब दीक्षा अपने लिए नाश्ता बनाने के लिए रसोई में जाती है तो देखती है कि आटा और देसी घी खत्म हो चुका है। भैया, घर में आटा और घी खत्म हो चुका है। तो कुछ और बना ले। पराठे खाने जरूरी हैं क्या? दीक्षा पोहा बनाने के लिए रसोई में जाती है तो पोहा का डब्बा भी खाली होता है। फ्रिज में हरी सब्जियां भी नहीं थी। भैया, पोहा भी खत्म हो चुका है, घर में हरी सब्जियां भी नहीं है। दीक्षा, हमने तो नाश्ता कर लिया है। आज हम दोनों दोपहर का खाना बाहर खाएंगे। अगर तुझे नाश्ता करना है तो बाहर से राशन ले आ। मैं राशन ले आऊंगी, पर मुझे पैसे तो दे दो। कैसे पैसे? देख दीक्षा, मेरी सैलरी से 2 लोगों का खर्चा चल सकता है, मैं तेरा खर्चा नहीं उठा सकता। अब तुझे अपने खर्चे खुद उठाने होंगे। तू इस घर में रह रही है तो तुझे भी तो कुछ कंट्रीब्यूशन करना होगा। मैं तुझे कब तक बिठा कर खिलाऊंगा? तारक के मुंह से ऐसी बात सुनकर दीक्षा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं होता है। उसे सावित्री की बात याद आती है। माँ कहा करती थी कि बड़ा भाई पिता के समान होता है, तो क्या ये बात झूठ है? तारक की बातों ने दीक्षा के होश उड़ा दिए थे। वो खाना पीना सब भूल जाती है और सोफे पर बैठकर पढ़ाई करने लगती है। तारक और नियति दोपहर में बाहर चले जाते हैं और दीक्षा बिना कुछ खाए पिए सोफे पर बैठकर पढ़ रही होती है और वहीं उसकी आंख लग जाती है। शाम को जब तारक और नियति घर पर आते हैं तो देखते हैं कि दीक्षा सोफे पर सो रही है। नियति दीक्षा को जगाती है। दीक्षा, ये तुम्हारा बेडरूम नहीं है। तुमने पूरे घर में अपना सारा सामान फैलाकर घर पर अपना कब्जा कर लिया है। ये आप कैसी बातें कर रही हो भाभी? नियति ठीक ही तो कह रही है दीक्षा। सोफे पर तुम्हारी किताबें बिखरी हुई हैं। बाहर से आकर कोई भी सोफे पर बैठना चाहे तो नहीं बैठ सकता। देखो दीक्षा, ये घर पिताजी ने तुम्हारे नाम नहीं की है। तुम्हें इस घर में इस तरह रहना है तो घर का किराया देना होगा। किराया? हाँ, तुम्हें पता भी है कि इस घर में मेंटेनेंस में हमारा कितना पैसा खर्च होता है। इस घर में तुम भी तो रह रही हो, तो मेंटेनेंस का आधा कंट्रीब्यूशन तुम्हें भी करना चाहिए। लेकिन भाभी, मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी? मैं भैया की तरह जॉब नहीं करती। तो जॉब करो ना, कब तक घर में खाली बैठी रहोगी? तुम आखिर सारा दिन घर में करती ही क्या हो? टाइम वेस्ट ही तो करती हो। जॉब करो, 2-4 पैसे कमाओ और घर चलाने में आधी हिस्सेदारी तुम्हारी होगी। दीक्षा की परीक्षाएं शुरू हो चुकी थी। परीक्षाएं देने के बाद वो जॉब की तलाश करती है, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी उसे उसकी चॉइस की जॉब नहीं मिलती है। उस पर घर के खर्चों में पैसे कंट्रीब्यूशन करने का प्रेशर होता है, जिस कारण वो एक कॉल सेंटर में जॉब ज्वाइन कर लेती है, लेकिन वहाँ उसे नाइट शिफ्ट करनी पड़ती है। भाभी, मुझे जॉब तो मिल गई है, लेकिन कॉल सेंटर है, मेरी नाइट शिफ्ट है। चलो अच्छा हुआ, कम से कम कुछ पैसे कमाओगी और घर के खर्च में हमारा हाथ तो बटाओगी। अब तक तो तुम मुफ्त की रोटियां तोड़ रही थी, अब तुम्हें पता चलेगा कि मेहनत से पैसे कैसे कमाए जाते हैं। हाँ
दूसरे दिन से दीक्षा ऑफिस जाने लगती है। नाइट शिफ्ट होने के कारण उसे ऑफिस की कैब लेने आती है और दीक्षा कैब में बैठकर ऑफिस चली जाती है। चलो अच्छा हुआ कि दीक्षा की जॉब लगी, कम से कम कुछ देर तो घर से बाहर रहेगी, वरना पूरे दिन बस इसका मनहूस चेहरा देखना पड़ता था। दीक्षा की पहली सैलरी आते ही तुम मुझसे घर का सारा राशन मंगवा लेना। हमने उसे बहुत दिन मुफ्त में खिलाया है, अब हमारी बारी है। दूसरे दिन दीक्षा सुबह 7 बजे ऑफिस से लौटती है। पूरी रात जागने के कारण उसे नींद आ जाती है। शाम के 5 बजे जब उसकी नींद खुलती है, भाभी घर में कुछ नाश्ता है क्या? मैंने आज सुबह से कुछ नहीं खाया है, अब भूख लग रही है। रसोई में कुछ नमकीन रखे होंगे, जा जाके देख ले। दीक्षा रसोई में जाकर देखती है तो एक पैकेट में बहुत थोड़े से नमकीन रखे होते हैं। भाभी ये तो बहुत थोड़े से हैं, मेरे लिए कुछ बना दो प्लीज। मैं तुझे ताजा नाश्ता बना कर देती हूँ। नियति रसोई में जाती है और दिन के बचे हुए बासी चावल और जीरे में फ्राई करके नियति रसोई में जाती है और दिन के बचे हुए बासी चावल को जीरे में फ्राई करके दीक्षा को दे देती है। भाभी ये तो दिन के बचे हुए चावल हैं, मेरे लिए पोहा या पकौड़े कुछ और बना देती। मैंने सुबह चाय भी नहीं पी, ताजे नाश्ते के साथ चाय पी लेती मैं। रसोई में अब यही है, तुझे ताजा नाश्ता खाना है तो बाहर से कुछ मंगा ले। दीक्षा के पास बाहर से कुछ मंगाने के लिए पैसे नहीं होते हैं, इसलिए वो ताजे नाश्ते के नाम पर बासी चावलों को खा लेती है। नाश्ते के बाद दीक्षा टीवी देखने लग जाती है। सारा दिन तो तू सोती रहती है, अब यहाँ बैठकर टाइम पास कर रही है, इससे तो अच्छा होता घर का कुछ काम ही कर लेती। भाभी आप तो जानती हो मैंने पूरी रात जाकर ऑफिस में काम किया है, रात में जागूंगी तो दिन में ही सोऊंगी ना। देख दीक्षा, तू जॉब कर रही है, ये कहकर तू घर के काम से बच नहीं सकती। मैं ही अकेले घर का सारा काम क्यों करूं? जाकर रात का खाना बना ले। नियति खाना बनाने के लिए दीक्षा को लंबा चौड़ा मेन्यू दे देती है। खाने में मटर पनीर की सब्जी, दाल तड़का, लच्छा पराठा, पुलाव और रायता बना लेना। इतना सारा खाना? भाभी मुझे ऑफिस भी जाना है, अभी मैंने अपने कपड़े भी प्रेस नहीं किए हैं। उसी समय तारक ऑफिस से आ जाता है। तो जल्दी जल्दी हाथ चला ले और अपने कपड़े भी प्रेस कर ले, और हाँ सबसे पहले हमारे लिए 2 कप चाय बना दे। ठीक है भैया। दीक्षा रसोई में जाकर अपने काम में लग जाती है। पहले वो तारक और नियति के लिए चाय बनाती है और उसके बाद खाना बनाती है। खाने में काफी कुछ बनाना पड़ता है, जिस कारण दीक्षा ऑफिस के लिए लेट हो जाती है। इधर दीक्षा किचन में होती है, उधर ऑफिस के कैब वाले भैया बार बार दीक्षा को फोन कर रहे होते हैं। मैडम जी कब से फोन कर रहा हूँ, आप फोन क्यों नहीं उठा रही हो? सॉरी भैया, मैं कुछ काम कर रही थी। 10 मिनट में घर के बाहर आ जाओ। 10 मिनट में? लेकिन भैया अभी मैं तैयार नहीं हूँ। मैडम जी आपको पता था ना मैं इस वक्त आपको लेने आऊंगा, आपको तैयार होकर आना चाहिए था। अगर आप 10 मिनट में बाहर नहीं आए तो मैं चला जाऊंगा। भैया आप मत जाना, मैं 10 मिनट में बाहर आ जाऊंगी। दीक्षा जैसे तैसे ऑफिस के लिए तैयार होती है और 10 मिनट में घर से बाहर निकलकर पिकअप पॉइंट पर जाकर खड़ी हो जाती है, लेकिन जल्दबाजी में वो कुछ भूल जाती है। ओफो, मैं तो खाना खाना भूल गई, कुछ लंच भी नहीं रखा, कल से जल्दी उठकर सारे काम करने होंगे। दीक्षा को ऑफिस में जाकर खाना खाना पड़ता है। धीरे धीरे 1 महीना गुजर जाता है और दीक्षा की पहली सैलरी आ जाती है। भैया मेरी सैलरी आ गई है, ये रहे 10,000 रुपए, आप इन पैसों को घर के खर्च में इस्तेमाल कर लेना। सिर्फ 10,000 रुपए? दीक्षा अगर हम तुम्हारे कमरे को किराए पर लगाते तो 10,000 रुपए सिर्फ किराए से मिलते, ऊपर से खाने का खर्च अलग से लगता है। एक आदमी के खाने का खर्चा कम थोड़े ना होता है। महंगाई कितनी बढ़ गई है, तू जब बाजार जाएगी ना तो तुझे पता चल जाएगा। ठीक है भैया, आप ये 5,000 रुपए और रख लो। तारक दीक्षा से पैसे लेकर नियति को दे देता है। दीक्षा को लगा था कि पैसे देने के बाद शायद उसके प्रति उसके भाई और भाभी का व्यवहार बदल जाएगा, लेकिन ये उसकी गलतफहमी होती है। एक शाम जब दीक्षा सोकर उठती है। दीक्षा मैंने तेरे लिए नाश्ते में ब्रेड पकौड़े बनाकर रखा है, खा लो। थैंक यू भाभी। दीक्षा ये सोचकर बहुत खुश होती है कि आज भाभी ने उसके लिए ताजा नाश्ता बनाया है। चलो उनके व्यवहार में कुछ तो बदलाव आया, लेकिन जैसे ही वो ब्रेड पकौड़ा खाती है, इस ब्रेड पकौड़े का टेस्ट इतना खराब क्यों लग रहा है? दीक्षा रसोई में जाकर फ्रिज में रखे ब्रेड को निकालती है। वो देखती है कि ब्रेड एक्सपायर हो चुका था और सब्जियों की टोकरी में रखे आलू भी सड़ चुके थे। भाभी ये ब्रेड तो खराब हो चुका है और ये आलू भी सड़ गए हैं। तो 5,000 रुपए में तुझे ताजे ब्रेड और ताजे आलूओं का नाश्ता कहाँ से बनाकर ला कर दूं? हाँ, ये ले झोला और बाजार से नाश्ते का सामान लेकर आ। दीक्षा झोला लेकर बाजार जाती है और ताजी सब्जियां, ब्रेड, बटर, पनीर और कुछ स्नैक्स लेकर आती है। वो मन ही मन सोचती है, घर खर्च के लिए 15,000 रुपए देने के बाद भी राशन मुझे अपने पैसों से खरीदने पड़ रहे हैं। इस तरह तो मेरे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। ये सोचते हुए वो घर आती है तो नियति उसे रात का खाना बनाने के लिए बोल देती है। ऑफिस जाने की हड़बड़ी में वो किसी तरह से जल्दी जल्दी खाना बनाती है और भागते दौड़ते हुए कैब तक पहुंचती है।
बड़े भाई के होते हुए घर की जिम्मेदारी किस तरह से उसके छोटे से कंधे पर डाल दी गई थी, इस बात का एहसास दीक्षा को होने लगता है। रोज रातों को जाकर ऑफिस में काम करना और शाम को जल्दी उठकर घर के काम करना, यही दीक्षा की जिंदगी बन चुकी थी। धीरे धीरे 1 महीना और गुजरता है। दीक्षा की अगली सैलरी भी आ जाती है तो तारक को 15,000 रुपये दे देती है। दीक्षा, मुझे हाथ खर्च के लिए कुछ पैसे दे दो। भाभी, मैंने भैया को 15,000 रुपये दे तो दिए, इसके अलावा आप फल सब्जियां और राशन भी मुझसे ही मंगवाती हो। दीक्षा, ये पैसे मैं अपने लिए नहीं मांग रही। देख, घर के पर्दे कितने पुराने हो गए हैं, सोफा का कवर फट रहा है, ये सब नए खरीदने पड़ेंगे। इस घर में सिर्फ हम दोनों नहीं रहते हैं, तू भी तो रहती है। इस घर की पुरानी चीजों को बदलने की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी नहीं, तेरी भी तो है। ठीक है भाभी, ये लो, आप 5,000 रुपये और रख लो। पैसे लेकर तारक और नियति डिनर पर बाहर जाने लगते हैं। भैया, भाभी, आप लोग कहाँ जा रहे हो? हाँ दीक्षा, हम दोनों डिनर पर जा रहे हैं। दीक्षा ये सुनकर खुश होती है कि चलो आज खाना नहीं बनाना पड़ेगा, मैं तो मैगी खा लूंगी। तभी नियति उससे कहती है, दीक्षा, टेबल पर मेरे और तेरे भैया के कुछ कपड़े हैं, उन्हें प्रेस कर देना। रसोई में दोपहर के बर्तन रखे हैं, उन्हें धो देना। और फ्रिज कितना गंदा हो गया है, थोड़ा घर की ओर भी ध्यान दे दिया कर। आज ऑफिस जाने से पहले फ्रिज साफ करके जाना। ठीक है भाभी। दीक्षा घर के काम में लग जाती है और रोज की तरह उसे उस दिन भी दौड़ते भागते हुए कैब तक जाना पड़ता है। कैब में बैठकर ऑफिस जा रही दीक्षा के मन में कई विचार आते रहते हैं। माँ ने कहा था कि बड़ा भाई पिता के समान होता है, तो क्या आज पापा होते तो वो भी मेरे साथ ऐसा ही करते? नहीं, पापा ने कभी मुझसे घर के किराए और खर्च के लिए पैसे नहीं मांगे। आखिर मैं घर का किराया क्यों दे रही हूँ? ये घर जितना भैया का है उतना मेरा भी है। मैं घर के खर्चे में कंट्रीब्यूशन के नाम पर अपनी सैलरी का एक हिस्सा भैया भाभी को दे देती हूँ, लेकिन उसके बाद भी न मुझे ठीक से खाना मिलता और न ही इज्जत। अगर मैं 15-20 हजार रुपए भैया को दे रही हूँ तो क्यों ना इतने पैसे में किराए पर कमरा लेकर रहने लगूं, वहाँ मैं आराम से भी रह सकूंगी। दीक्षा मन ही मन ठान लेती है कि वो अब इंडिपेंडेंट रहेगी। अगले दिन वो शाम को जल्दी उठकर अपने लिए किराए का कमरा ढूंढने जाती है। उसे उसके लिए एक फुल्ली फर्निश्ड कमरा मिल भी जाता है। 2 दिन के बाद संडे को दीक्षा की ऑफिस की छुट्टी होती है। उस दिन दीक्षा अपना सारा सामान पैक करती है और घर से निकलने लगती है। अरे दीक्षा, तू सामान लेकर कहाँ जा रही है? भैया, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। घर छोड़कर जा रही है? हाँ भाभी, मैंने अपने लिए किराए पर कमरा ले लिया है, अब मैं वहीं रहूंगी। और हाँ, मेरे इस फैसले के लिए मैं आप लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों ने मुझे इंडिपेंडेंट बनाना सिखाया है, आप लोगों ने मुझे बहुत मजबूत बनाया है और आप लोगों ने मुझे बता दिया कि मैं अपने लिए अकेली ही काफी हूँ, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। इतना कहकर दीक्षा अपना सामान लेकर घर से निकल जाती है। दीक्षा अपने नए घर में शिफ्ट हो जाती है और अब सुकून से अपनी जॉब करती है। बहुत छोटी सी उम्र में जिंदगी की कड़वी सच्चाई मेरे सामने आ गई। भैया भाभी ने मेरी आंखें खोल दी और मुझे बता दिया कि इस दुनिया में माता पिता के अलावा कोई अपना नहीं होता। जिंदगी ने मुझे बहुत बड़ा सबक दिया है, लेकिन एक सबक उन्हें भी मिलना चाहिए जिन्होंने मुझे अपना घर छोड़ने पर मजबूर किया है। इधर उसके जाने के बाद तारक और नियति काफी खुश नजर आते हैं। घर में पार्टी चल रही होती है, दोनों बात करते हैं और हंसते हैं। अच्छा हुआ दीक्षा घर छोड़कर चली गई। हम तो यही चाहते थे। अब इस घर पर सिर्फ हमारा अधिकार है। पापा की सारी प्रॉपर्टी अब हमारी है। उसने सोचा था कि माँ जी के जाने के बाद हम उसका ख्याल रखेंगे। हमने किसी का ठेका थोड़ी ही लिया है, वो अपना ख्याल खुद रख सकती है। अच्छा तो यही होगा कि अब वो लौटकर कभी यहाँ ना आए। दीक्षा के घर छोड़ के जाने से तारक और नियति जश्न मना रहे होते हैं, लेकिन उनके रंग में भंग उस समय पड़ता है जब कुरियर वाला आता है। कुरियर वाला? कुरियर वाला? लेकिन हमने तो कोई कुरियर नहीं मंगवाया। तुमने कुछ ऑर्डर किया था क्या? मैंने कुछ ऑर्डर नहीं किया। तारक दरवाजे पर जाता है तो कुरियर वाला उसे एक लिफाफा देता है। आपका कुरियर है, यहाँ साइन कर दीजिए। तारक पेपर साइन करके लिफाफा ले लेता है। घर के अंदर जाकर जब वो लिफाफा खोलकर देखता है तो तारक और नियति के होश उड़ जाते हैं। कोर्ट का समन? कोर्ट ने घर के बंटवारे के लिए सुनवाई की तारीख पर बुलाया है। हमें जाना होगा। क्या? ये नहीं हो सकता। नियति तारक के हाथ से लिफाफा ले लेती है और उसे पढ़ती है। तो दीक्षा ने इस घर पर अपना दावा ठोक दिया है, उसने अपना हिस्सा मांगा है। ये सब हमारी वजह से हुआ है। हमने ही दीक्षा को यह सब करने के लिए मजबूर किया है। तारक और नियति को बड़ा झटका लगता है। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि सीधी साधी और भोली भाली दीक्षा इतना बोल्ड स्टेप ले सकती है। उन्हें ये बात समझ आ जाती है कि दीक्षा को इतना बोल्ड और इंडिपेंडेंट बनाने में उनका ही हाथ है।